गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के जो बीएसटीसी ईयर का सेकेंड ईयर है उसके विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत अनुसंधान के प्रकार पर पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज उसके आगे का ही पार्ट है जिसमें अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत हम ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में स्टडी करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इतिहास से संबंधित है। यह अनुसंधान इतिहास से संबंधित है। अब ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत हम शिक्षा से संबंधित ऐतिहासिक समस्याओं का वर्तमान एवं भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन और विश्लेषण से है। यानी ऐतिहासिक जो अनुसंधान है उसके अंतर्गत जो भी हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं का वर्तमान और भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन और विश्लेषण, और वो समस्याएं किससे संबंधित है? हमारे शिक्षा से संबंधित ऐतिहासिक समस्याओं से। तो इसके अंतर्गत किए जाने वाला समस्त शोध ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब इस शोध प्रक्रिया में हम जो भी है भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी हैं उन भूतकालीन घटनाओं को समझने के लिए हम वर्तमान में इन समस्याओं का जो परिणाम है या प्रभाव है वो देखने के लिए इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हम अगर इस ऐतिहासिक अनुसंधान की जो समस्याएं हैं, अब उन समस्याओं इन ऐतिहासिक समस्याओं की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे अगर मानते हैं कि मद्रास राज्य में 1908 में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विकास, ये इसका हम अगर इस विषय पर स्टडी करना चाहें तो हमारी जो रिसर्च होगी वो ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आएगी। सेकेंड, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनौपचारिक शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन
एक और एग्जाम्पल है कि शैक्षिक नवाचार का विकासात्मक अध्ययन। इसके साथ ही अध्यापक शिक्षा की प्रगति एक और एग्जाम्पल हो सकता है। अध्यापक शिक्षा की प्रगति, ये भी हम इस ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही हमारी जितनी पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति 1986 है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है, और अभी जो लेटेस्ट में जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है, इसका भी हम अध्ययन क्योंकि इसको लागू किए हुए कम से कम 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। अब इसका जो आस्पेक्ट है, क्योंकि अभी इसके परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन अगर कुछ 5, 7 या 10 वर्षों के बाद हम इसकी स्टडी करें तो ये भी ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत ही आएगी। इसके साथ ही अगर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी दार्शनिक हो, चाहे वो महात्मा गांधी है, जॉन जीवी है, रूसो है, या फिर हमारे जो शिक्षाविद रहे हैं APJ अब्दुल कलाम है, या अरबिंदो है, टैगोर है, तो इनके जो शिक्षा दर्शन है उसकी स्टडी भी ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत ही की जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान के। अब ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान। ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान। अब हम ये जो ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो इसके कौन कौन से सोपान हैं, इसके अंतर्गत हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस ऐतिहासिक अनुसंधान के जो भी स्टेप्स हैं उनको शो करेंगे। तो इसके अंतर्गत 7 स्टेप्स हैं जिनको हम ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत शो कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला स्टेप है, फर्स्ट है शोध समस्या का शीर्षक का चयन तथा कथन। यानी हम जो हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित जो भी समस्या देखते हैं उसका सबसे पहले शीर्षक क्या, यानी समस्या है क्या, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो शीर्षक है उसके बारे में स्टडी करना पहला इसका स्टेप है। चाहे वो हमारे किसी भी सभ्यता से रिलेटेड हो सकती है, जो अलग अलग डिसिप्लिन से संबंधित है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लें तो हमारे कोठारी कमीशन है 1964 to 66। अब इसका भी हम ऐतिहासिक विधि से अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके अंदर जब उस कोठारी कमीशन को स्थापित किया गया या गठन किया गया उस समिति का, जिसमें 12 टास्क फोर्स बनाए गए, तो इसके अंदर कौन कौन से व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर के कमेटी का गठन किया और इसमें डिफरेंट एरियाज के ऊपर अपनी क्या रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के बाद क्या आज उसका जो रिकमेंडेशन है वो लागू है कि नहीं। तो इस कोठारी कमीशन से रिलेटेड जो भी हम प्रॉब्लम फेस देख रहे हैं वही हमारी इस शोध की समस्या होगी, और उसी का ही हम शीर्षक या स्टेटमेंट के फॉर्म में उसे राइट करेंगे। नाउ सेकंड है दत्त संकलन
दत्त संकलन या संग्रह स्रोत का निर्धारण। अब चूंकि ऐतिहासिक अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड एविडेंस हम कहाँ से लेंगे, तो उसका हमें निर्धारण करता है, चाहे वो प्राथमिक स्रोत हो या फिर दत्त यानी डेटा, जिसे हम इंग्लिश में डेटा कहते हैं। ठीक है, तो इस डेटा का जो हम कलेक्शन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, उसके लिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो हम डायरेक्ट जिससे रिसर्च की है उससे प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जिस सेकेंडरी रिसर्च से संबंधित डेटा वो होते हैं जिसे द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। वो द्वितीयक आंकड़े हमें प्राप्त करने के उस व्यक्ति ने जो पब्लिश किया है किसी जर्नल में से, न्यूज़पेपर में से या अन्य किसी संबंधित व्यक्ति से हमने उसके बारे में उस ऐसी समस्या उसके बारे में पूछ करके वो तथ्य एकत्रित किए, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेस कहलाते हैं। थर्ड इसके अंतर्गत आता है दत्त संग्रह। अब हम क्या करेंगे, दत्त यानी हमारा जो डेटा है उसको संग्रह करेंगे। अब दत्त संग्रह करने के लिए हम लाइब्रेरी जा सकते हैं, पुस्तकालय में भी उससे रिलेटेड सोच समस्या से रिलेटेड क्या क्या एविडेंस हमें मिल सकते हैं। इसके साथ ही उसको लेने की जो विधि है, हम इसमें जो विधि है उसका निर्धारण करते हैं कि हम किस विधि से हमारे जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप। इस फोर्थ स्टेप के अंतर्गत संग्रहित डेटों का संग्रहित दत्तों की प्रमाणिकता संग्रहित दत्तों की प्रमाणिकता एवं वैधता के अंतर्गत आती है आंतरिक एवं बाह्य वैधता। तो इसके अंतर्गत हम जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी प्रमाणिकता हम सुनिश्चित करते हैं वो कितने रिलायबल है, और उसकी वैधता में दो प्रकार की वैधता होती है, एक तो आंतरिक वैधता और एक बाह्य वैधता। अगर हम किसी ऐतिहासिक जो सभ्यता है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो जो भी साक्ष्य बर्तन या पूजा के धार्मिक स्थल है या नगर की जो बनावट है उससे रिलेटेड साक्ष्य मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आबू के अंदर चंद्रावती नगरी है, इस चंद्रावती नगरी की अभी रिसेंटली ही खोज की गई है और इसके अंदर जो साक्ष्य मिले हैं क्या वह सही है, यानी उसकी बाह्य वैधता जो देखने में उसी सभ्यता से रिलेटेड है और उसकी आंतरिक वैधता यानी उसके अंदर जो इस तरह का जो जैसे अगर किसी बर्तन को बनाने के लिए जो कला है वो कला उसी सभ्यता से रिलेटेड है या नहीं, तो ये उसका आंतरिक वैधता का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसमें वैधता से संबंधित इसके अंदर दो प्रकार के जो है वैधता में, उसमें उसकी आलोचना, एक शब्द और आएगा आलोचना, तो उसके अंदर उसकी जो पुष्टि है वो हमें लॉजिकली प्रूव करना पड़ता है आंतरिक और बाह्य वैधता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वह है इसमें दत्त का प्रस्तुतिकरण, दत्त का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत जो तथ्य हमने संग्रहित दत्तों की जो प्रमाणिकता और उसकी वैधता की, इसकी आंतरिक और बाह्य आलोचना की, इसके पश्चात हम जो दत्त है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं
और उस तत्वों की प्रस्तुतिकरण में हम उसके संबंधित तथ्य को विचारों को उजागर करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट के अंतर्गत दत्तों की हम व्याख्या करते हैं, निरूपण है। दत्त की व्याख्या, निरूपण, एवं निष्कर्ष। और उन दत्तों के आधार पर हम लास्ट में क्या करते हैं, हमारा निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो और लास्ट का जो पॉइंट है इसमें जो हम 7वां पॉइंट मानते हैं इसका, वो 7वां पॉइंट है कि संपूर्ण कार्य प्रक्रिया का संपूर्ण कार्य प्रक्रिया का संपादन में अनुसंधानकर्ता के गुण, यानी ये जो पूरी रिसर्च हुई है, गुण एवं दायित्व। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि लास्ट स्टेप के अंदर जो हमने टोटली रिसर्च की है, ये सारी जो रिसर्च हमने यहाँ तक प्रस्तुत की है, विश्लेषण के बाद ये दत्तों के निष्कर्ष के पश्चात, उसके पश्चात हम क्या करें, ये जो संपूर्ण कार्य जो हमने किया है, इस कार्य का जो रिसर्चर है उसके क्या गुण हो सकते हैं जो उसके हुए हैं इस पूरी रिसर्च के दौरान जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, साथ में उसने किन किन दायित्वों का निर्वाह किया है उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स हैं हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान के। तो आज हमने ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा कि ऐतिहासिक अनुसंधान है क्या और वो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हम हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार को अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई किस प्रकार से करते हैं उसके लिए हमने जो है उसके स्टेप्स की भी स्टडी की। नाउ आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का परिचय उदाहरण तथा सोपान या सोपानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपको इसकी स्टडी करनी है। इसके बाद आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलते समय अपने फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।